जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी पुलिस के लिए लगातार हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज हमारा जीके जिसके 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस नंबर 7 है। तो पूरे प्रश्न देखिए और लास्ट में आपको जरूर बताएंगे कि 38 में से आपका स्कोर कितना रहा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की बिना देरी के। लिंक नीचे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सुर सरोवर के बारे में आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई दो या एक होगा। या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, तो आपको पता है सुर सरोवर लखीमपुर खीरी में नहीं है। ठीक है, कहाँ पर ये आगरा जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो आगरा जिले में पड़ता है, याद रखेंगे। या मानव निर्मित जलाशय है, तो याद रखेंगे बिल्कुल ये मानव निर्मित ही जलाशय है। ठीक है, कैसा जलाशय है, मानव निर्मित जलाशय है। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल दूसरा सही है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको पता होगा चंद्रप्रभा कहाँ पर है, बिल्कुल जनपद चंदौली में। और इसकी स्थापना की बात करते हैं 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है चंदौली में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भावर क्षेत्र जो आता है, तो देखो जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्र के नीचे भावर क्षेत्र आता है, इसीलिए यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो कंक्रीट व पथरीली पाई जाती है। उसके नीचे भावर क्षेत्र जो होता है और इसके नीचे फिर आपकी जलोढ़ नदी के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीन शिलाओं से निर्मित है। ये आपको बताना है, आद्य कल्प की प्राचीन शिलाओं से कौन सा निर्मित है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो बुंदेलखंड है, इस क्षेत्र में आपको आद्य कल्प की प्राचीनतम शिलाएं देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर अगला, यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं इसलिए पहले ले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन आपको रटा होगा, कितना हो जाएगा 7.33%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बताइए कि 21वीं सदी के आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन दो देशों के द्वारा की गई थी। अटलांटिक घोषणा कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यूएसए और जर्मनी ने की थी 21वीं सदी की आर्थिक योजना। ये ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 में। इसका आयोजन यूके में हुआ था और इसी के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, ये दोस्तों 2023 का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये वाला लीजिए, क्या 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। बताएंगे तक्षशिला किसकी राजधानी थी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तक्षशिला किसकी राजधानी थी। तो आपको पता है 16 महाजनपदों में से 8 किसमें थे, यूपी में थे। सबसे ज़्यादा यूपी में कितने थे, 8 महाजनपद आपको यूपी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से इनका वर्णन देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। क्या नाम हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। याद है, कौशल की अगर पूछी जाए तो कौशल की श्रावस्ती थी, जिसे अयोध्या भी बोलते थे, श्रावस्ती थी। ठीक है, कौशल की थी। और वज्र की अगर पूछी जाए, वज्र की मिथिला थी। वज्र की मिथिला थी। ठीक है, मिथिला। ठीक है, याद रखें, वज्र की क्या है, मिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल द्वारा बनवाई गई थी। तो सुदर्शन झील आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया था, गुप्त शासकों ने भी इसमें योगदान दिया है। याद रखेंगे, ये सुदर्शन झील बहुत फेमस है, गुजरात में स्थित है। प्राचीन काल में इसका नाम बहुत देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा छपा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई थी और उसके बाद गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1206 से। कुतुबुद्दीन गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है और इसकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। क्या बोलेंगे, इसकी राजधानी लाहौर थी। हालांकि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि 1211 में जब वो गद्दी पर बैठा तो वो अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। देखिए सबसे पहले गद्दी पर कौन बैठता है, हैदर अली की मृत्यु दूसरे मैसूर युद्ध में हुई गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है। और टीपू सुल्तान के बारे में याद रखना है, इसकी जो राजधानी थी वो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम थी। क्या थी, श्रीरंगपट्टनम थी, याद रखेंगे। 1799 में अंतिम युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और ये मैसूर के 4 युद्ध आपको देखने को मिलते हैं, उसमें जो चौथा युद्ध था 1799 में हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। रोलर एक्ट पारित हुआ, बंगाल का विभाजन आपको पता होगा, ये 1905 में हुआ था। कब का, 1905 में, और इसमें करजन था, तो यही आपका नहीं हुआ था। बाकी मंटेगू चम्सफोर्ड सुधार भी आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी घटनाएं 1919 से संबंधित है, लेकिन बंगाल विभाजन 1905 की घटना है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन, आंदोलन को रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। रेड शर्ट के अगुआ कौन थे आपको बताना है, रेड शर्ट के अगुआ कौन थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार
खा नहीं जाएंगे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ती आंदोलन, आपको हिंदी में शायद याद हो, लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड शर्ट मतलब लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? पहाड़ी जवादी, सेवराय। देखो सेवराय पहाड़ी एक तमिलनाडु में देखने को मिलती है। अरावली, अरावली आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। करबी अंगोल पहाड़ी, करबी अंगोल पहाड़ी है कहाँ पर देखने को मिलती है? असम में। और जवादी, जवादी भी तमिलनाडु की पहाड़ी है। ठीक है, ये सभी आपको पूर्वी घाट में देखने, जवादी हो गई, सेवराय हो गई, ये सभी पूर्वी घाट में तमिलनाडु में देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। कौन सा? लिपुलेख दर्रा, याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इनमें से कौन से भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो उत्तराखंड के नैनीताल जो जिला है इसे लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झीलों का जिला, ठीक है, नैनीताल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के कौन सा राज्य अधिकतम जनसंख्या में आर्किड होते हैं? अधिकतम जनसंख्या में आर्किड होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किड जो है वो वनस्पति जगत का सुंदर एक पुष्प होता है। आर्किड क्या है? एक पुष्प होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में स्थानांतरित कर दी थी? आपने 1857 का विद्रोह पढ़ा होगा। तो 1857 के विद्रोह जब भयंकर विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश इंडिया के बस का नहीं रह गया था भारत में शासन चलाना, इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में सत्ता ले ली थी। और उस समय 1858 का एक्ट आया था जिसे महारानी विक्टोरिया ने इलाहाबाद से पढ़ा था। ये बहुत बार पूछा गया है, कहाँ से पढ़ा था? इलाहाबाद से पढ़ा था। उसमें वायसराय बनाया गया था। इसी 1858 के एक्ट में ही क्या हुआ, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया था। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार के, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के मौलिक अधिकार से। आपने पढ़ा होगा भाई मौलिक अधिकार कहाँ तक कहाँ से? तो 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। तो जो 31C होगा वो भी तो किस में होगा? मौलिक अधिकार में ही होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनका विधानमंडल द्विसदनीय है। कौन कौन से? तो आपको पता होगा, देखो उत्तर प्रदेश के पड़ोस में बिहार आ गया, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। ये 6 जिनमें विधान परिषद पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में क्या पाए? 1 मिनट, तमिलनाडु नहीं होगा द्विसदनीय। तमिलनाडु पंजाब में, सिक्किम, कर्नाटक में, तमिलनाडु नहीं, ये गलत है, कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, चलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग उसका 2015 में नाम बदलकर 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। पहले योजना आयोग था। प्रधानमंत्री जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। 2015 में इसकी गठन किया गया था। किसका? जो योजना आयोग था उसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग किया गया था। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा के द्वारा मान्यता दी गई थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8 की 1 याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 8 की सब क्लॉज 1 में संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है? भाग ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ये अनुच्छेद 76 में आपको देखने को मिलता है। भारत का महान्यायवादी बोलते हैं, क्या बोले? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बाकी नियंत्रक का महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में देखने को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पद है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे। अटॉर्नी जनरल इसे हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं, याद रखेंगे, महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 76 में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ये टफ क्वेश्चन हो सकता है। तो राइट आंसर उसे राजस्वामित्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्वामित्व बोलते हैं। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कर्मचारियों हो तो महंगाई भत्ते तय करने का आधार किसका है? तो आधार ये क्या होता है? जो महंगाई भत्ते होते हैं वो किससे तय किए जाते हैं? बिल्कुल, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसके CPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इंग्लिश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंग्लिश में CPI बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सूचना जो आती है, सूचना प्रौद्योगिकी आपके चतुर्थ सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? ग्रीन बैंकिंग तो आपको पता होगा, जो पर्यावरण संबंधित जो परियोजनाएं होती हैं उनको वित्त पोषण के लिए ग्रीन बैंकिंग सुविधा स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक सुलभ मुद्रा है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष में मूल्यों की डैश अपेक्षा बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको बताना है।
सुलभ मुद्रा जो होती है उसमें क्या होता है, सुलभ मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें अन्य मुद्राओं की सापेक्ष मूल्यों की कमी की अपेक्षा की जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो परिणाम क्या है? नगद रिजर्व जो अनुपात होता है उसे सीआर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सीआर। अच्छा, सीआर जो होता है, ये जो बैंकें होती हैं सीआर अपने आरबीआई के पास रखती हैं, जिनका जितना इनका पैसा आता है तो उसका लगभग 4% औसतन, ज़्यादातर 4% के आसपास सीआर रखा जाता है, ठीक है। और यदि जो भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम कर देती है तो क्या होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा? नहीं, जो ऋण का सृजन होगा वो बढ़ेगा, यानी कि लोग ऋण, भाई एक बात बताइए, जितना कम आरबीआई के पास पैसा जाएगा उतना कम ज़्यादा बैंकों के पास पैसा रहेगा, और ज़्यादा बैंकों का पास पैसा रहेगा, अगर जो वाणिज्यिक बैंक है इनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोगों को लोन देंगी, तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। तो ऋण का सृजन बढ़ेगा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण युवा योजना कार्यक्रम है? हिमायत कहाँ की योजना है? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमायत जम्मू कश्मीर की योजना। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, याद रखेंगे। राइट आंसर सी होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में कब जारी की? 1950 में आपको पता होगा योजना आयोग ला गया, और 1951 से 1956 तक पहली योजना लाई गई थी। कौन सी योजना? और इसमें कृषि पर फोकस किया गया था, आप सभी को पता होगा। किस पर? कृषि पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। प्रथम महिला जिन्होंने को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता अगर महिला पूछे तो मदर टेरेसा थी। हालांकि इनका जन्म जो हुआ था अलग हुआ था, इन्होंने क्या किया था, बाद में नागरिकता ग्रहण कर ली थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा, याद रखेंगे। और इन्हें 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है, शांति पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। चलिए, और 1980 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न 1980 में मिला था। किस खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट का शतक का रिकॉर्ड है? बताइए। टेस्ट में सबसे तेज टेस्ट शतक किसने बनाया है? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें ब्रेंड मैकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेंड मैकुलम, न्यूजीलैंड के हैं। मात्र 54 गेंदों पर इन्होंने शतक लगाया है, ठीक है, टेस्ट में। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, एक पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। यदि फ्लाइट ऑफ पिजन जो है वो रस्किन बॉन्ड की बुक है। किसकी? रस्किन बॉन्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब लेखक है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन खूब बनते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा बताना है। राइट आंसर सी होगा, म्यांमार क्यात बोलते हैं, ठीक है, म्यांमार क्यात, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है। 18वीं ईस्वी में विद्युत एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने के लिए कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार इसने किसने किया था? तो पावर बैटरी का एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। किसने? एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था, याद रखेंगे। तो यहाँ तक हमारे 38 प्रश्न थे। उम्मीद है आप सभी को प्रश्न पसंद आए होंगे। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और स्कोर कितना रहा ये भी बताएं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।